हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 अर्थात MP टेट 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। आपको हूबहू वही प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे जो आज एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 17 से 18 CDP के क्वेश्चन बताने वाले हैं कि किस तरह का CDP का लेवल रहा और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार देखिएगा। दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था आज कि बुद्धि के गिलफोर्ड के संरचनात्मक सिद्धांत में विषय वस्तु के अंतर्गत कौन सा एक शामिल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना डीपली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि जो गिलफोर्ड है, इन्होंने बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? संरचनात्मक सिद्धांत। और इन्होंने बुद्धि की कितनी संरचनाएं बताई हैं? 3 संरचनाएं इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, तो पहली इन्होंने बताई है संक्रिया, ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, संक्रिया के बाद दूसरी जो इन्होंने अवस्था बताई है वो होती है विषय वस्तु, और तीसरी होती है इनकी संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, तो इनमें सब में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें 150 मॉडल बताए हुए थे। ठीक है, प्रारंभ में। फिर इनमें संशोधन भी होता गया। तो फिर संक्रिया के अंतर्गत कई चरण आते हैं, 5 चरण आते हैं। कौन कौन से? तो ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसी तरह से विषय वस्तु में भी 5 या 4 चरण आते हैं। ठीक है, तो एक आता है दृश्य प्रक्रमण, एक आता है श्रव्य प्रक्रमण। ठीक है, इस तरह से एक आता है शब्द और एक आता है वाक्य। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि विषय वस्तु में कौन सा नहीं आता। तो इसका करेक्ट आंसर था मूल्यांकन, क्योंकि जो मूल्यांकन है ये संक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो अब सिद्धांत दिए गए हैं उनको बहुत ही डीपली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यही पूछ लेता कि गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का, तो संरचनात्मक हो जाता, लेकिन इसके अंदर से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बाह्य उद्देश्यता के आधार पर नैतिकता का प्रवेश बालक में होता है, यह कोहल वर्ग के किस स्तर में देखने को मिलता है। तो अब आपको पता होगा कि कोहल वर्ग ने हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और कितने स्तर इन्होंने बताए हुए हैं। तो इन्होंने बताए हैं 3 स्तर। ठीक है, 3 स्तर में इन्होंने क्या बताया है? पहला स्तर, पहला है इनका पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर। इसके बाद दूसरा बताया है इन्होंने परंपरागत स्तर, और तीसरा बताया है पश्च परंपरागत स्तर। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, यहाँ पर बालक में जो नैतिकता होती है वो नहीं होती है, जबकि बालक में यहाँ पर जो नैतिकता है वो बाह्य मतलब रूप से आती है, बाह्य रूप से। ठीक है, तो यही पूछा है कि बाह्य रूप से नैतिकता बालक में किस स्तर में प्रवेश करती है कोहल वर्ग के। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा पूर्व परंपरागत स्तर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होता है। वंशानुक्रम के द्वारा क्या बालक का सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास या फिर क्रियात्मक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारा ऑप्शन बी था, शारीरिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक को डैश को बच्चे को सहयोगी और समाजकर्ता के रूप में देखना चाहिए। मतलब शिक्षक जो है और इनमें से कौन है एक जिसको बच्चे को सहयोगी और समाजकर्ता के रूप में देखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर माता पिता हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक और माता पिता बच्चे को कैसा देखें? सहयोगी और समाजकर्ता के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग। जो मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हुए हैं और इनकी मूल प्रवृत्तियां एक बार अच्छे से पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। दिया है संवेग द्वारा निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? आंतरिक विकास, बाह्य विकास, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जब संवेग हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो आंतरिक रूप से होते हैं, लेकिन प्रभावित किसे करते हैं? बाह्य पदार्थों को। ठीक है, बाह्य रूप में। जैसे हमें गुस्सा आया तो आंतरिक रूप से हम क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो क्रोध दिखाते कहाँ हैं? बाह्य पदार्थों पर। ठीक है, तो दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कारण इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रक्षेपी विधियों द्वारा मापन होता है। तो जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं इससे किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अभिवृत्ति या अभिक्षमता का। तो इसका करेक्ट आंसर व्यक्तित्व का जो परीक्षण है वो प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से किया जाता है। आपने पढ़ा होगा प्रक्षेपी विधियों में एक TAT होता है। ठीक है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। ठीक है, एक CAT होता है, मतलब चाइल्ड एज परसेप्शन टेस्ट होता है। तो ये सारी प्रक्षेपी विधियां होती हैं, तो ये व्यक्तित्व के मापन के लिए होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जीन पियाजे से। क्या क्वेश्चन था कि परिकल्पनात्मक और प्रतिज्ञप्ति के आधार पर बालक जीन पियाजे की किस अवस्था में सोचने लगता है। तो यहाँ आप अंदाजा लगाइए कि परिकल्पना, कल्पना मतलब अमूर्त रूप से बालक कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अमूर्त मतलब किस अवस्था की विशेषता होती है? औपचारिक की, जो इनकी चौथी अवस्था है। तो जी से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लैंग्वेज इतनी मतलब डिफिकल्ट आती है कि हम वहां पर समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
एक मानकीकृत मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो जो मूल्यांकन होता है उसकी विशेषताएं सभी ने पढ़ी होंगी। एक होती है वैधता, ठीक है, एक होती विश्वसनीयता, व्यापकता, विभेदकता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, उपयोगिता, ये सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं होती। आत्मनिष्ठता का मतलब क्या है कि स्वयं के द्वारा, मतलब उसमें अपने अनुभव डाल दें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें विश्वसनीयता क्या कहलाती है। तो पूछा जा सकता है कि मानकीकृत मूल्यांकन में विश्वसनीयता का अर्थ है तो क्या है, किसी भी मतलब कितनी भी बार चेक किया जाए किसी भी चीज़ को, लेकिन उसका परिणाम एक ही निकले, वो विश्वसनीयता होती है। और वैधता क्या होती है कि जिस वस्तु के लिए कोई परीक्षण बनाया जा रहा है उसी का मापन यदि वो करता है तो वो वैध परीक्षण माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर था आत्मनिष्ठता और निबंधात्मकता, ठीक है। तो ये आत्मनिष्ठ शब्द जो है नेगेटिव है मूल्यांकन के क्षेत्र में, इस कारण इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाइगोस्की, तो इनका क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा गया था कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर सीखता है, तो इसका करेक्ट आंसर था सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से एक और पूछा गया है। क्या था क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में पहले से निर्मित जो स्कीमा होता है यह इंगित करता है यदि बच्चा कोई चीज देख रहा है तो यह संकेत दे देता है कि ये वस्तु ए है, इस तरह से क्वेश्चन था और इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे। इसमें हमें सबसे जो करेक्ट आंसर लगा वो था संतुलन, ठीक है। और जो ऑप्शन दिए थे एक असंतुलन करके था इस तरह से, तो इसका करेक्ट आंसर संतुलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ से पूछा गया है। एनसीएफ जो है हमारी 2005, यह किस पर बल देती है, तो 3 ऑप्शन नेगेटिव थे वहां पर और एक ऑप्शन दिया गया था कक्षा 10 ऐच्छिक हो, मतलब इस तरह से दिया गया था कि जो कक्षा 10 हो वो ऐच्छिक हो, तो इसका करेक्ट आंसर यही था, कक्षा 10 जो है वो ऐच्छिक हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांग अधिनियम 2005 के अनुसार एक बालक प्रौढ़ नहीं माना जा सकता। यहाँ प्रौढ़ नहीं, कुछ और शब्द दिया गया था वो हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन दिव्यांग अधिनियम जो है 2015 के अनुसार, तो अब जो इसकी अवधि कर दी गई है वो 21 वर्ष से कम का जो बालक होगा वो प्रौढ़ नहीं माना जाएगा, क्योंकि 21 से जब अधिक होगा वो क्या होगा, प्रौढ़ होगा। पहले क्या थी ये आयु, तो 18 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक बालक, मतलब अधिगम अक्षमताओं से 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया था डिस्कैलकुलिया वाला, ठीक है, गणितीय अक्षमता, और एक पूछा गया है सीडीपी में बी को डी पढ़ रहा है, पढ़ना मतलब पढ़ने में अक्षमता क्या कहलाती है, तो डिसलेक्सिया कहलाती है। यदि पूछ लेता डिस्ग्राफिया तो लेखन अक्षमता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्वलन के संबंध में, जो पुनर्वलन दिया है सिद्धांत तो हल ने दिया है, सीएल हल ने, क्लार्क लियोफोल्डर हल ने दिया है, ठीक है, लेकिन पुनर्वलन की जो संकल्पना है वो स्किनर ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि पुनर्वलन के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो जिसने पुनर्वलन की मापनी पढ़ी होगी, मापनी, ठीक है, इसमें बताया गया है एक होती है अंतराल मापनी और एक होती है अनुपात मापनी, ठीक है। अंतराल और अनुपात एक दर को मापती है और एक समय को मापती है, तो पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो निश्चित अनुपात पुनर्वलन ए बिल्कुल होता है, अनिश्चित होता है, फिर अंतराल अनिश्चित होता है, सतत पुनर्वलन ए इसमें शामिल नहीं है, ये इन्होंने सिद्धांत में बताया हुआ है। और यहाँ मापनी के क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा मापन जो चर है, मापन के 4 चर होते हैं, तो पूछा गया है सबसे अच्छा कौन सा होता है, तो नामित मापन, क्रमित, अंतराल या अनुपातक, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन डी अनुपातक मापन। नामित मापन क्या होता है, इसमें केवल बालक जो है किसी भी वस्तु को नाम के आधार पर पहचानता है। फिर क्रमित मापन में क्या होता है, क्रमित मापन यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं उनकी समझ बालक में नहीं होती। क्रमित मापन जो होता है इसमें नाम तो जानता ही है, साथ ही साथ क्रम भी बता देगा, जैसे जनगणना कह दें, ठीक है, तो इसमें भी गणितीय संक्रिया शामिल नहीं होती। अंतराल मापन, अंतराल में केवल प्लस और माइनस संक्रिया शामिल होती है, जबकि गुणा और भाग वाली संक्रिया इसमें नहीं आती है, तो अंतराल मापन मतलब एक क्रम के बाद। और अनुपातक ये सबसे अच्छा मापन होता है, इसमें परम शून्य भी शामिल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था हमारा अनुपातक मापन। मतलब आपके यहाँ पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मूल्यांकन से 3 से 4 क्वेश्चन, चाहे वो मूल्यांकन हो, आकलन हो या मापन हो, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रुचि से। रुचि को डैश विभाजित किया जाता है, मतलब रुचि को किस आधार पर विभाजित किया जाता है, धर्म के आधार पर, जाति, वर्ग या फिर परिवेश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा परिवेश के आधार पर, ठीक है। तो ये हुए आज सीडीपी में पूछेगा 17 क्वेश्चन। इसके अलावा पेडागोजी थी जो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ करके आप उसका क्या आंसर दे पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप ईवीएस के या फिर इसके अलावा ईवीएस थोड़ा सा टफ रहा, क्योंकि हर शिफ्ट में ईवीएस थोड़ा सा टफ ही आ रहा है, उसमें अंतरिक्ष से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन था हेमिस को कौन सी संस्था जो है वो लॉन्च करती है, उसमें ऑप्शन था जाक्सा था, नासा था, ठीक है, अपना इसरो था, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अन्य भी क्वेश्चन थे जो हमें
कुछ याद हैं हम आपको बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। और आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से और क्या पढ़ना चाहिए। आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है। आप रीट के एमपी टेट वर्ग 2 के सारे क्वेश्चन लगाइए, इससे आपको एक अंदाज़ा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सेट हो जाएगा कि आपको किस तरह से, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत ही डिफिकल्ट आ रही है, उसको पढ़कर समझने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यदि डर जाते हैं बच्चे तो वहाँ पर फिर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।